Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and let's continue with chemical bonding. Chemical bonding की लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। एक क्विक रिवाइज करते हैं क्या थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सबसे पहले तो एनर्जी कंसिडरेशंस पढ़ी थी। एनर्जी कंसिडरेशंस करेक्ट। उसमें हमने देखा था कि कैसे जब एक एटम दूसरे एटम के पास आता है तब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और ग्राफ भी देखा था हमने कैसे जाता है उसका, राइट। डिस्टेंस कम होता जाता है तो फिर एनर्जी भी रिलीज होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब मिनिमम एनर्जी हो और वो होती है बॉन्ड लेंथ। उसके और पास है तो एनर्जी बढ़ने लगती है, तो उतनी पर्याप्त मात्रा में जो लेंथ रहे, अप्रोप्रिएट लेवल पे जो डिस्टेंस रहे मेंटेन, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। तो वीबीटी ने ये बताया हीलियम के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था, पास आने से एनर्जी बढ़ी रही थी, इसलिए कोई बॉन्ड नहीं बना। फिर सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अनपेड एक्टिव एक्साइटेड स्टेट देखा था, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कैसे बॉन्ड बनते हैं। जितने भी लुईस के वो कॉन्सेप्ट थे कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, जबकि क्लोरीन 1 3 5 7 बना सकता है, करेक्ट। और ऐसे ऑक्सीजन सल्फर के बीच में कंपैरिजन था। और फिर इसने ये बताया था कि हीलियम क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 1 के पास एक्साइट होकर जाता अपने ही शेल में है, दूसरे शेल में क्रॉस नहीं करता बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, वैसे नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए। तो 1s के पास 1p है ही नहीं, तो हीलियम का एटम एक्साइट होगा ही नहीं। और बॉन्डिंग कब होती है, हाफ फील्ड में, वीबीटी के अकॉर्डिंग। तो हाफ फील्ड भी रहा नहीं। अब ये थोड़ी कि एक ऑर्बिटल में 2 हैं, उसके भी 2 हैं, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो ये भी हमने वीबीटी में पढ़ा कि हीलियम का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों फुल फील्ड है, हाफ फील्ड नहीं है, एक्साइट भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं चाहूंगा आप याद रखो इसके बारे में, नहीं इंपॉर्टेंट सभी है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में याद रखो और इनकी ओवरलैपिंग के बारे में याद रखो, राइट। सिग्मा बॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। मोर द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, देयरफॉर पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, राइट। रोटेशन, फ्री रोटेशन किसके अराउंड पॉसिबल है, सिग्मा के अराउंड पॉसिबल है, फ्री रोटेशन, क्योंकि ये हेड ऑन होती है और ये होती है लैटरल, राइट। पाई बॉन्ड में लैटरल होती है तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोटेशन, फ्री रोटेशन, जो बाद में काफी कॉन्सेप्ट में से आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम 11th में ही। आइसोमेरिज्म में बहुत ज्यादा काम आएगी कि रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, इसमें पाई बॉन्ड में, सिग्मा में होती है। उसकी वजह से बहुत प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होगी कंपाउंड्स की, जिनमें सिग्मा बॉन्ड है या जिनमें जिनमें पाई बॉन्ड है या जिनमें पाई बॉन्ड नहीं है। फिर पहला बॉन्ड जो बनाएगा वो क्या होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा ही होगा। उसके बाद दूसरा तीसरा अगर बॉन्ड बनता है तो वो वाले पाई होंगे। स्टार्टिंग का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सिग्मा। फिर सिग्मा हमें देखा था एस और एस में बन सकता है, एस और पी में बन सकता है, पी का इस तरह से, एस का इस तरह से, राइट। डी में भी बन सकता है, डी ऑर्बिटल ले लो इस तरह से, एस के साथ ये सिग्मा बन गया। इसका पी के साथ बनाना है अगर, तो ये पी के साथ बन गया, हेड ऑन होना चाहिए। दिमाग में अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो तो रोटेशन पॉसिबल है, ये इसके अराउंड पॉसिबल है, इसके भी पॉसिबल है। ऐसे पी पी का पाई बॉन्ड कैसा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एस बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग उसके अंदर हो ही नहीं सकती, करेक्ट। तो ये P और P के अंदर कौन सा बॉन्ड है, पाई, इस तरह से आ रही है। रोटेशन कर पाओगे क्या, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। क्या अब रोटेशन होगी, नहीं होगी। ये न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस रोटेट कर पाएंगे, नहीं। यहाँ पे बहुत बढ़िया से रोटेट कर पाएंगे, ओवरलैपिंग में फर्क आएगा नहीं। इतनी आसान भी नहीं होती रोटेशन, मतलब कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड से कंपेयर करें तो काफी फ्री है रोटेशन। ये हो गया। और डी और पी का देखिए अगर हम पाई बॉन्ड, एक मिनट साउंड में प्रॉब्लम है। डी और पी का देखें अगर हम पाई बॉन्ड, तो वो कैसा होगा, दिस विल बी, ये डी होगा
इसमें देखो ये न्यूक्लियस, अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने देख लिया सिग्मा किस किस के बीच में हो सकता है, किन्हीं दो के बीच में हो सकता है, एस और डी के बीच में भी हो सकता है, और ये वाला ये पी और डी के बीच में हो सकता है, पी और पी के बीच में हो सकता है। ये एक ऐसा है, दूसरा भी ऐसा ही हो, पी और पी के बीच में ये आ गया सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड सारे ये इनके बीच में आ सकते हैं। पाई के लिए एस छोड़ दो, मतलब पी और पी में बन सकता है पाई बॉन्ड, फिर पी और डी में बन सकता है, डी और डी में भी बन सकता है। इसी तरह से ये बन गया डी और डी के अंदर पाई बॉन्ड, राइट। तो पाई बॉन्ड ये है, पी और पी के बीच में, पी और डी के बीच में, डी और डी के बीच में भी बन सकता है। तो सिग्मा और पाई के बारे में हम समझ गए हैं। ओवरलैपिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, पे ध्यान देना है, और स्ट्रॉन्गनेस पे ध्यान देना है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड इज वीकर। तो लेट्स एक क्वेश्चन करते हैं। H3PO4 के अंदर आप लोग खुद से ट्राई करो, पहले पॉज कर लेना, उसके बाद देखना। PO4 3- के अंदर कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है, कौन कौन से पाई बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर लुईस से हमने बनाया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं बना रहा। PO4 3-, पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा एक पाई। अब कौन कौन से है का मतलब क्या है, इसका कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब इसका सिग्मा कौन सा है, इसका सिग्मा कौन सा है, ये भी बताना पड़ेगा। तो देखते हैं फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का भाई है ये, तो 3s2 3p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन फास्फोरस की। अब देखते हैं, चलो फास्फोरस का ये कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4। कितने बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस? फास्फोरस बना रहा है 5 बॉन्ड। क्या इधर 5 दिख रहे हैं, मतलब ये 3s हो गया, ये 3p हो गया। भाई वीबीटी के अकॉर्डिंग 5 बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, ये 3 बना पाएगा। एक्साइट करो इसको 3D के अंदर, एक्साइट होके जब बॉन्ड बनाते हैं तो अपने ही शेल में जाना चाहिए। तो ये गया sp_d, ये एक्साइट होके यहां चला गया। अब 5 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो 5 बॉन्ड के अंदर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसने, और एक बनाया है पाई बॉन्ड। तो लेट्स से ये इसके बीच में बना होगा डी, और मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये 3D और 2p के बीच में। अच्छा, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? ऑक्सीजन का तो 2p ही आया होगा एक बॉन्ड बना के। ये वाला बॉन्ड किसने बनाया है? 3p, मतलब ये तो गया, ये रह गया 3p और 2p, ये वाला भी 3p और 2p। अब ये सिग्मा और ये पाई, हमारे पास एक s रह गया, एक p रह गया। s तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाता, तो पाई के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 3p, मतलब ये वाला, और फास्फोरस का कौन सा, फास्फोरस का 3p आया, उसका 2p, यहाँ पे इसका 3s आया, और यहाँ पे इसका आया 2p। अब समझ गए हो? अलॉट कर सकते हो कैसे भी अपनी तरह से, पर ध्यान ये रखना है कि s जो ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इतना सा ध्यान रखोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट, एक क्वेश्चन कर लिया हमने, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं SO4- का। उसमें बताना है कौन कौन से पाई बॉन्ड है। SO4-, उसके बाद वील मूव ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन। अब ये नाम बहुत अजीब से है, सिग्मा पाई। जब पहली बार देखते हो ना, जैसे कोई जूनियर अगर देखता है बुक, अच्छा सिग्मा पाई पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है। करेक्ट, सिर्फ नाम ही अजीब से है, पर पढ़ लेते हो तो फिर धीरे समझ आने लग जाती है, तो फिर अलाइनमेंट बन जाती है, फिर ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल ही कोई रॉकेट साइंस है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होंगी, मतलब नाम अजीब अजीब से होंगे, कॉन्सेप्ट वैसा मुश्किल नहीं है,
समझ लो एक बार तो बहुत आसान रहेगा। देखते हैं, लगता है सिग्मा पाई ऐसा पता नहीं कौन सी क्या पढ़ रहे हैं, अजीब सा हाई लेवल का। नाउ लेट्स से इसमें पाई बॉन्ड कौन से हैं, एक ये क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो पहले सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 3p4, ऑक्सीजन की 2s2 2p4। करेक्ट। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हैं कितने, 1 2 3 4, 6 तो नहीं है, एक्साइड कराने पड़ेंगे। 3D का रोल भी होगा, ये एक्साइड कराओ ये एक्साइड कराओ, ये यहां गया ये यहां गया, अब 6 हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो पाई में कौन शामिल हो रहे होंगे, या तो डी का हो रहा होगा इसका, तो ऐसे बोल सकते हैं पाई बॉन्ड में 3D और ऑक्सीजन का क्या है 2p, यहां भी 3D और 2p ये शामिल हो रहे होंगे। करेक्ट। So this was about valence bond theory. Now let's move on to hybridization. हर थियरी देखो पिछले वाले से कुछ ऐसे ऐसे सवालों का आंसर देती है जो पिछली थ्योरी नहीं दे पाई। जैसे लुइस में हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी लुइस की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी उससे उसके कुछ चीजों को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्लोरीन क्यों 1 3 5 7 बॉन्ड बना पाता है, सिंगल और डबल बॉन्ड में क्या फर्क है, कितनी उनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, ये सारे जवाब हमें दिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। मगर हाइब्रिडेशन से शुरू करते हैं और फिर थोड़ी सी कमी भी निकालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तभी तो हाइब्रिडेशन ने एक्सप्लेन किया उसको, तभी तो जरूरत पड़ी। अच्छा एक और बात, ये सारी थ्योरीज जो है ये पेपर पे लिखी गई हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है कि टेलीस्कोप से देख रहा है कैसे कैसे एक्साइट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसे पी अनपेयर से अनपेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो हर थियरी कुछ कुछ एक्सप्लेन कर पाती है, हमें इसलिए पढ़ते हैं हम। जैसे सपोज एक साइंटिस्ट बैठा आराम से, उसने सारा कुछ पढ़ा, एक्सपेरिमेंटली भी थियोरेटिकली भी, और फिर थ्योरी बना दी अपने अकॉर्डिंग। अब अगर वो थ्योरी सही बैठ रही है हर जगह, मतलब 4 कंपाउंड के बारे में उसने बता दिया कि अच्छा ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, और बाकी 16 कंपाउंड में वो ठीक बैठ रही है, तो हम थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली दूरबीन से कोई देख रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। इनडायरेक्ट मेथड्स मतलब जैसे अर्थ का वेट पता है हमें, कोई तराजू तो नहीं है तोलने के लिए, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। हमें दूरी पता है, यहाँ मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसकी लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, क्या किसी रॉकेट ने ट्रैवल किया है इतना, नहीं। हमारी लाइफ का एक 70-80 साल तो कम पड़ जाएंगे अगर रॉकेट भी छोड़ेंगे हम उसमें। तो फिर भी पता है हमें लेंथ, कैसे, इनडायरेक्ट वेज है। सन का टेम्परेचर पता है हमें, क्या वहां पे कोई थर्मामीटर रखा है, नहीं, इनडायरेक्ट वेज होते हैं। तो ये जो सारे वीबीटी वगैरह जो थ्योरी पढ़ रहे हो, ये इनडायरेक्ट वेज हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं। ऐसे हाइब्रिडेशन भी इट इज ऑल्सो, ये भी काल्पनिक है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाती है सारी थ्योरी को। तो सटीक बैठ रही है, अगर बिल्कुल सही बैठ रही है तो उसको मान लेते हैं हम, हमारा काम अच्छा बना रही है। हर केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प कर रही है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, या आप BF3 मॉलिक्यूल की, चलो इसकी बात करते हैं CH4 की। इसमें इस तरह से बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड हैं इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इसमें 4 बॉन्ड हैं, और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या होती है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p2, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको एक्साइट करना पड़ेगा P के अंदर। चार बॉन्ड बना सकता है अब, यानी इसका 2s के अंदर है एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 2p 2p और 2p के अंदर।
अच्छा, px py pz मैंने शायद बताया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं तो अब लिख लो। इनकी एनर्जी और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होती है, एनर्जी और कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसे भी बोल सकते हो, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो px py pz में एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तब भी किसी में भी हो सकते हैं, px में भी हो सकते हैं, py में भी, pz में भी। ऐसे d के केस में dxy की एनर्जी इज इक्वल टू dyz इक्वल टू dxz इक्वल टू dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dxz। ये पांचों भी क्या हुए? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हुए। हाँ, एनर्जी कब अलग होगी? जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कोई अपनी, किसी एक्स वाई एक्सिस के अलोंग होगी। इसमें भी डायरेक्शंस तो अलग अलग है सबकी, एनर्जी सेम है वैसे तो, पर डायरेक्शन अलग की वजह होने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव, इन्फ्लुएंस अलग अलग होगा हर ऑर्बिटल पे, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं इतना चाहता हूं कि यू मस्ट नो कि मैग्नेटिक फील्ड आए तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग हो जाती है, उससे पहले सेम होती है, उससे पहले उनका नाम है डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में नहीं आएगी, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या होगा, इतना पता होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड के आने से एनर्जी अलग अलग हो जाती है। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली, s की और p की अलग अलग, इनके बॉन्ड बन रहे हैं, तो कोई एक बॉन्ड में तो 2s के बीच में होगा और 1s के बीच में होगा, सिग्मा बॉन्ड का, हाइड्रोजन का तो 1s ही है। मान लेते हैं कोई एक 2s का होगा, ये वाला और ये, इनकी ओवरलैपिंग हुई, s और 1s, इसकी शेप भी अलग होती है इनसे, 1s और 2s की ओवरलैपिंग हुई, करेक्ट। अच्छा, बाकी सब कैसे बने? 2p और 1s से, 2p और 1s से, 2p और 1s से, x y z कोई सा भी मान लो, एनर्जी सेम है, यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उस हिसाब से मैं बता रहा था कि ओवरलैपिंग भी अलग अलग होती है, s और s की ओवरलैपिंग बढ़िया होती है, बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए बाकियों से, p और s के मुकाबले। बॉन्ड स्ट्रांग को छोड़ोगी, मैंने वो नहीं करा, सॉरी, बॉन्ड की नेचर अलग होनी चाहिए। जब ओवरलैपिंग 2s और 1 में s हो तो नेचर बॉन्ड की अलग होगी एज कंपेयर टू p और s में ओवरलैपिंग हो। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद, कि ये जो तीन बॉन्ड है, 1 2 3, ये एब्सोल्युटली सेम हो, इनकी नेचर, प्रॉपर्टी, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ बिल्कुल सेम हो, और ये जो चौथा बॉन्ड है ये डिफरेंट हो इन तीनों से, मतलब ये आपस में बिल्कुल सेम हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये अलग हो, इन तीनों से अलग हो, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा तो चारों बॉन्ड बिल्कुल समान थे, एब्सोल्युटली सेम, चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल सेम थी, तोड़ने में उतनी एनर्जी लगी, सारी प्रॉपर्टी जितनी हो सकती हैं वो भी सेम थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है, एक अलग तो नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाया, इसका आंसर दिया हाइब्रिडाइजेशन ने। अभी आते हैं उस पर भी, एक और केस करते हैं BF3 का। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? 2s2 2p1, तीन बॉन्ड बना रहा है ये, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तीन बॉन्ड बना रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए कुछ, इसका मतलब है एक बॉन्ड तो बनेगा 2s, अच्छा फ्लोरीन से आएगा p वाला इलेक्ट्रॉन ना, तो 2s 2p में, ये वाला 2p 2p, ये वाला 2p और ये भी 2p, तो ये दोनों बॉन्ड सेम हो, कोई सा एक अलग हो, इसमें भी ऐसा नहीं हुआ, और बाकी भी बहुत सारे तमाम जो केस लिए हमने उसमें ऐसा नहीं हुआ। मतलब काफी बातें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई वो सटीक थी, लुईस थ्योरी से थोड़ा सा ऐसी ऐसी बातें जो लुईस ने एक्सप्लेन की कर पाया वो वीबीटी ने की, तो उस मामले में बहुत अच्छी थी थ्योरी, हम पढ़ते हैं इसलिए काफी चीजें आंसर कर पाते हैं, कर पाई वीबीटी, लेकिन कुछ बातें आंसर नहीं भी कर पाई, जैसे कि इनमें और बाकी सब में भी।
कि चारों बॉन्ड एक समान क्यों है, एक अलग क्यों नहीं है, वो वाला जिसमें 2s और 1s की ओवरलैपिंग है। इसमें भी तीनों बॉन्ड सेम क्यों नहीं, क्यों है, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्यों नहीं है 2s 2p वाला बाकियों से। तो इसका आंसर दिया हाइब्रिडाइजेशन ने। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, इसने क्या बोला, कैसे एक्सप्लेन किया इसको। ये CH4 ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्साइटेड स्टेट में, जब वो पेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के 4 एटम से। तो वो क्या कर रहा है कि चारों की एनर्जी अलग अलग है, मान लिया इसकी अलग है, इन तीनों की अलग है, जबकि सेम है इन तीनों की, पर इसकी इन तीनों से अलग है एनर्जी। उसने बोला ये सारे आपस में मिक्स होंगे, मतलब चारों आपस में मिक्स होंगे और बिल्कुल सेम एनर्जी के बन जाएंगे, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और फिर बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, आपस में मिक्सिंग होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। और कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, पहले 4 थे, नए भी 4 ही मिलेंगे, मतलब इनकी मिक्सिंग हुई आपस में। मिक्सिंग किसकी हुई, एक s का था और 3 p के थे, ये आपस में मिक्स हो गए, न्यू ऑर्बिटल्स मिले। कितने मिले, तादाद वही होगी जितने मिक्स हुए थे। कितने मिक्स हुए थे कुल, 1 2 3 4, तो न्यू भी कितने मिले, 4। अब इन 4 आपस में बिल्कुल सेम होंगे। These 4 will have same energies and shape, same energies and shape, बिल्कुल सेम एनर्जी होगी और बिल्कुल सेम शेप होगी चारों की आपस में। अब कुछ कुछ एक्सप्लेन हो रहा है कि जो 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन हाइड्रोजन से, वो आइडेंटिकल क्यों है चारों, क्यों है, क्योंकि मिक्सिंग हो गई है sp। अब कोई s नहीं है, कोई p नहीं है, 4 न्यू ऑर्बिटल आ गए हैं, उनके नाम भी अलग होंगे, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, कुछ कुछ s जैसी, कुछ कुछ p जैसी। ज्यादा किस जैसी, ये तादाद में ज्यादा थे तो ज्यादा ये इन पे जाएगा, मतलब 75% तो इसमें p कैरेक्टरिस्टिक्स है, 25% ही s है। 1/4 है ना ये, तो 100 का 1/4 25, ये 3/4 है तो 75%। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन जैसी होगी। जैसे मान लो तुम 4 अलग अलग चीजों को मिक्स कर देते हो, तो सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी उसमें। सपोज 4 वैरायटीज ऑफ चावल है, राइस की 4 वैरायटीज हैं, एक बेस्ट है, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, चारों को मिक्स करोगे तो मिल बांट के कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। ये तो नहीं कि सबसे बढ़िया वाले से भी बढ़िया चला जाएगा, और जो क्वांटिटी में ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे 3 थे तो 75%, 3/4, ये 1 था तो 25%। अब समझ रहे हो, ऐसे BF3 का केस भी एक्सप्लेन हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, ऑर्बिटल पास आए, सबकी मिक्सिंग होगी, न्यू ऑर्बिटल बन गए, नंबर सेम ही होगा, जितने आए थे उतने ही बनेंगे। इन न्यू का नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखते हैं इनका नाम भी, अभी तो थ्योरी शुरू हुई है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। Hybridization is defined as the mixing, तो की है हमने अभी, the mixing of ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है ना, ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 ऑर्बिटल कार्बन के लिए, 2 हाइड्रोजन के लिए, नहीं नहीं नहीं, बॉन्डिंग से पहले होती है हाइब्रिडाइजेशन, तो सेम एटम की होगी, ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम बट स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट एनर्जी तो समझ गए हो तुम, S और P की अलग अलग एनर्जी थी, स्लाइटली वर्ड इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी ही अलग अलग हो। ऐसा नहीं हो कि 1s का इलेक्ट्रॉन 3d से मिल रहा हो, ऐसा ना हो, थोड़ी थोड़ी समान हो, राइट, कुछ कुछ ही फर्क हो, आस पास के ही हो। ऐसा ना हो कि 2s का 5p से मिल रहा हो, इतनी दूर दूर ना हो, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, हल्का सा ही डिफरेंस हो।
same atom but slightly different energy, which leads to redistribution of energy, so that the redistribution of energy takes place between them, resulting in, तो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब कोई भेदभाव नहीं रहा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। अब नए किस्म के ऑर्बिटल आ गए हैं विद इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम रहेगी, एंड शेप। द न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका नामकरण करते हैं। नाम कैसे देते हैं इनको, ये कैसे बने थे, एक एस का आया था, पी के 3 आए थे, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन देख के तुम शेप बता सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हो मॉलिक्यूल के बारे में। इस केस में CH4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3, क्योंकि एक s का ऑर्बिटल आया था, p के आए थे 3 ऑर्बिटल। तो अब जबकि हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई हाइब्रिडाइजेशन की, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। एक तो हमने डेफिनेशन में कवर किया था, ऑर्बिटल्स विद नियरली सेम एनर्जी ओनली शुड मिक्स। एनर्जी लगभग आसपास हो तभी मिक्स होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग दूर दूर ना हो, वरना मिक्सिंग नहीं हो। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम या फिर आयन मिक्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, जस्ट बिफोर, ओनली, या फिर ऐसे लिखो ओनली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब अगर बॉन्डिंग की जरूरत है, किसी से बॉन्ड बनाने हैं अगर, तब हाइब्रिडेशन की तरफ दिमाग जाए। अगर अलग से कार्बन पड़ा हुआ है, कोई बॉन्डिंग नहीं बनानी है, तब नहीं हाइब्रिडेशन होगी। ठीक है, मतलब अगर एक्साइटेड स्टेट में भी है कार्बन, तो भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, S अलग P अलग, तब नहीं, अपने आप नहीं हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में हो और ये एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन हो कार्बन की, लेकिन खुद ब खुद हाइब्रिडेशन नहीं होगी। जब किसी बॉन्ड की जरूरत हो तभी हाइब्रिडेशन होगी। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम और आयन मिक्स ओनली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पॉइंट इसलिए था, अपने आप नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। हाँ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to number of orbitals which mix together। जितने आए थे उतने ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोलेटेड एटम में नहीं होती है ये, इक्वल होता है नंबर, आइसोलेटेड में नहीं होता है, और इससे हमें ज्योमेट्री भी मिल जाती है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, tells us about the geometry of the molecule। मतलब मॉलिक्यूल की शेप बताने में भी बहुत कारगर होगी। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं तो हम मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं। जैसे sp3 में हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री
28 मिनट का एंगल होगा, कोई सा भी sp3 हो। कुछ कंडीशंस भी हैं, ऐसी बात नहीं है, CH4 में यही एंगल होगा, CCl4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सेम ज्योमेट्री होगी उसकी। तो ज्योमेट्री बताने में भी ये हमें हेल्प करता है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये कई बार पूछ लेता है ऑप्शन, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मैं क्यों बोल रहा हूं हाइपोथेटिकल, क्योंकि कोई माइक्रोस्कोप से देख नहीं रहा है कि कैसे मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल्स। ये तो वैसे हो ना, जैसे सपोज पेंट लो आप, sp3, एक व्हाइट पेंट ले लो और 3 बॉटल्स ले लो रेड की, उनको मिक्स कर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, कुछ कुछ ऐसी, ज्यादा रेड की तरफ, क्योंकि ये 3/4 है। ये वैसे सीन हुआ, तो किसी ने देखा नहीं है माइक्रोस्कोप से कि ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं आपस में, ठीक है। सॉरी, मैं टेलीस्कोप बोल रहा था पहले, माइक्रोस्कोप से किसी ने देखा नहीं है कि ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, इसलिए कोई नतीजे पे आना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं आगे, काफी कॉन्सेप्ट्स। लेकिन फिर भी इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते इसको। तो ये सारे पॉइंट्स हाइब्रिडेशन के याद रखने हैं और समझने भी हैं। तो एक पॉइंट मिस हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम उसके थ्रू ही समझेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हमने पढ़ा नहीं अभी, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे वीबीटी में जरूरी था हाफ फील्ड ऑर्बिटल आते हैं दोनों डायरेक्शन से, राइट, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना, इसमें वो जरूरी नहीं है। एक पॉइंट और ऐड कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विल कंबाइन। जरूरी नहीं है, मतलब हाफ फील्ड भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हमने CH4 के केस में देखा था। fully filled and empty orbitals can also participate in hybridization. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक अलग बॉन्ड है, बहुत पहले इसको अलग पढ़ा जाता था, मतलब कोवलेंट आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, जैसे आयनिक के दो नाम, काफी सारे नाम है, आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट वैसे डेटिव के भी दो नाम है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे H3O प्लस है सपोज हमारे पास, ये कैसे बना होगा, वाटर मॉलिक्यूल था, बहुत बार स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम, एक H प्लस आया इसके पास, ऑक्सीजन ने सोचा कि अगर मैं शेयर कर लूं अपना एक लोन पेयर इसके साथ, हमने H2O का भी लुईस बनाया हुआ है, H3O प्लस का भी बनाया हुआ है, ठीक है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो याद हो जाने चाहिए। तो ये H3O प्लस का लुईस स्ट्रक्चर बन गया। इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दान में दे दिया, राइट, इसको डोनेट कर दिए। तो उस डोनेशन से क्या हुआ, ऑक्सीजन को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, हाँ प्लस चार्ज जरूर आएगा इस पे, फॉर्मल चार्ज प्लस आएगा, लेकिन ऑक्टेट पे तो फर्क नहीं पड़ा ना, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूरी होगी, इसको 2 ही चाहिए सिर्फ। नाउ कोवलेंट बॉन्ड तो हमें पता है कि कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, राइट, उनकी शेयरिंग हो गई। मगर ये तो कुछ और ही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सेम एटम से आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस इधर से कुछ नहीं आया, इधर से आया, इसको डोनेशन ऑफ लोन पेयर ही बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई जब भी होगा तो लोन पेयर की डोनेशन होगी ही होगी, यहां भी होगी। ऐसे केस एक और लेते हैं, जैसे NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है, एक लोन पेयर है, H प्लस आएगा तो सिमिलरली
नाइट्रोजन को इतनी दिक्कत नहीं होगी, इसको दे दिया फॉर्मल चार्ज यहां आ गया, या पूरे के ऊपर लिख दो, बात एक ही है, या नाइट्रोजन के ऊपर लिख दो। करेक्ट। NH4+। नाउ हम क्या सोच रहे थे, हमें पहले लग रहा था कि ये एक अलग बॉन्ड है, ये प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे ये तीन जो है शुरू में भी थे, मगर इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं। इस वाले बॉन्ड की कहानी भी अलग है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, सारे बॉन्ड्स की एनर्जी देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो हमें पता ही नहीं लग पाया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा था। मतलब बनने के बाद उसे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक से आए या प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड था। इसका मतलब बनने के बाद कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। तो बात को लिख लो, द ओनली डिफरेंस इज ओनली ड्यूरिंग द बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस इज ओनली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में एक और एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हाफ फील्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही स्पीशी अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, एक 0 है, एक 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोई बिल्कुल समानता है, कोई फर्क नहीं है। ऐसे हम बता नहीं सकते 4 बॉन्ड में कौन सा था। बॉन्ड बनने के बाद इट विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड विल हैव। इसलिए इसको हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। मगर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, बनने में डिफरेंस है। करेक्ट। तो इसलिए जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे क्या हुआ, ये तो खाली आया था और ये इसका फुल फील्ड था, तो फुल फील्ड भी बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकता है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन फुल फील्ड की भी हो सकती है, और जो बिना इलेक्ट्रॉन्स के आया हो हाफ फील्ड में भी हो सकती, एम्प्टी में भी हो सकती है। ऐसे एग्जांपल आता है NH3 का और BF3 का। BF3 की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, BF3 का है ना। लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाता BF3 को बिकॉज ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट। और हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए। तो यहां भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कई बार इसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह से, यहां से मतलब जो डोनेट कर रहा है वहां से टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। ये डोनर है, डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसने इसको डोनेट कर दिया, ये भी कैसा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। तो ये सारे में तीनों एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हैं। कौन कौन से, H3O+, NH4+, और यहाँ पे तो चार्ज की जरूरत टोटल पे नहीं है, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है। ये भी किसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है। रिप्रेजेंटेशन टू फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर, ऐसे, ताकि थोड़ी समझने में आसानी हो कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाइट्रोजन के। ऐसा एक ऑर्बिटल जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों, वो भी बॉन्ड बना रहा है। और बोरोन का एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों कर रहा है पार्टिसिपेट, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, बॉन्ड बन रहा है। तो ये केस भी हो सकता है। इसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पता होना जरूरी था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, आगे के लिए भी। दिस इज द इंटायर इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे कोई डाउट आए, इसके बारे में कोई और बात होगी, मैं वो वहां पे ले चलूंगा। तो हाइब्रिडेशन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल हाइब्रिडाइज, फुली फिल्ड एंड एम्प्टी ऑल्सो। मैंने एग्जांपल दे दिया, फुली फिल्ड इसका था और एम्प्टी इसका था, BF3 का। लेट्स टेक सम केसेस नाउ। हाइब्रिडेशन चेक करते हैं किन्हीं कंपाउंड्स में क्या होगी। अच्छा, एक और बात, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चेक करेंगे हम,
राइट। पाई बॉन्ड जो है, वीबीटी में हम पाई बॉन्ड पढ़ चुके हैं, अब अच्छी ग्रास हो गई होगी पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, तो पाई बॉन्ड को इग्नोर करना हाइब्रिडाइजेशन में। मेरा मतलब क्या है, जैसे कि सपोज ये कार्बन है और ये इतने बॉन्ड बना रहा है। अब हाइब्रिडेशन पे जाएं तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाए हैं। जैसे CH4 में साफ हो गई थी बात, 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3। इसमें 4 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। पाई बॉन्ड को तो मैंने क्या बताया, लेते नहीं है, तो हाइब्रिडेशन इसमें sp2 होगी। इस पर डिटेल में आएंगे अभी हाइब्रिडेशन चेक करनी, तो हाइब्रिडेशन इस केस में sp2 होगी। BF3 की देखते हैं, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और NH3 में देखते हैं और वाटर में देखते हैं। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो। ये थोड़ा बहुत लुईस का आइडिया हो तभी, नहीं तो फिर दूसरी स्कीम है, बट इतना आइडिया आई एम श्योर अब तक हो गया होगा। लुईस आराम से तुम्हें इनके याद होंगे। BF3 में 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 2s1 2p2, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगी, s का 1 आया और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑर्बिटल्स थे, आई एम सॉरी। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी हाइब्रिडेशन। अब बात करते हैं NH3 और H2 की। जस्ट एग्जांपल्स हैं, पूरा फॉर्मुलेटेड मेथड भी करेंगे इसके बाद। थोड़ा सा ये समझ आ जाएगा तो इजी होगा मेथड समझना। और देखते हैं NH3 का, तुम्हें पता है कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है। तो देखते हैं, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s2 2p3। हाफ फील्ड होता है ना नाइट्रोजन, तभी ऑक्सीजन से स्वैप किया था, भूला मत करो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक। अब 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये सही है कॉन्फ़िगरेशन, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी हुई, ये लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, लोन पेयर वाले जाते हैं। प्लीज इसको ऐड कर लो, कहीं पे लिख लो इसको, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसकी, NH3 की। मतलब इसकी शेप कैसे होती है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बहुत ही आसान है। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हमने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अलग अलग शेप पढ़ी थी। s की पढ़ी थी एक शेप, p की भी पढ़ी थी, d की तो एक से ज्यादा थी शेप। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 ल्यूब्स होते हैं, एक इतना बड़ा एक छोटा वाला, तो ये 2 ल्यूब्स की तरह हम दिखा सकते हैं ऑर्बिटल्स को। मतलब ऐसे दिखा सकते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का और ये s है हाइड्रोजन का, ऐसे शो कर सकते हैं उसको। जनरली इस तरह से शो होता है बुक्स में, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर नाइट्रोजन के केस में अगर हम 4 ऑर्बिटल्स हमको दिखाने हो तो एक ये है, नहीं तो सिर्फ ये भी होता है, कई बार ये छोटा व्यू नहीं दिखाते, कई बार सिर्फ ऐसे होता है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं ऐसे लिखना। तो एक ये और एक ये भी, ये कौन सा, लोन पेयर के लिए। मतलब लोन पेयर भी अब पहले किसमें पड़ा हुआ था, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन 2s में पड़ा हुआ था, अब किसमें पड़ा हुआ है, अब तो sp3 का एक ऑर्बिटल बन गया है, उसके अंदर पड़ा हुआ है लोन पेयर। अब 2s के अंदर नहीं बोलोगे उसको, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये लोन पेयर भी गया sp3 में। आओ वाटर की देखते हैं अब। लुईस तुम्हें याद है, 2 लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, एक ज्यादा नाइट्रोजन से, पीरियोडिक टेबल में हाफ फील्ड से एक आगे 2p4 2। अब देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, p4 की कैसी बनेगी, आराम से 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर भी है, तो कौन सी हो गई, sp3।
यानी ये भी गए हाइब्रिड ऑर्बिटल में। करेक्ट? तो अब समझ रहे हो, लोन पेयर ऑल्सो स्टेज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट में देखेंगे और थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके हाइब्रिडाइजेशन को और अच्छे समझेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।